हेलो एवरीवन, वेलकम टू नानिस्टार अकेडमी। जितने भी बच्चे जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिन्हें आप अगर कवर कर लेते हो तो 99 परसेंटाइल लाने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को वो सारे टॉपिक जिनमें आपको अपना लगभग 80 to 85% जितना भी आपका एफर्ट है वो आपको इन टॉपिक्स या इन चैप्टर्स में लगाना होगा। और अगर आप इतना कर लेते हो तो इजीली आपका जो स्कोर है 99 परसेंटाइल या उससे ऊपर आप अचीव कर लोगे। ठीक है, तो देखो बेसिक सी बात है, अगर आपको 99 परसेंटाइल स्कोर लेकर आना है तो उसके लिए जो मार्क्स रिक्वायर होंगे वो लगभग आप मान सकते हो 180 से लेकर के 190 मार्क्स आपको लेकर आने पड़ेंगे। अब वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर कोई हार्ड शिफ्ट है तो 180 पर भी आपका स्कोर हो जाएगा, अगर थोड़ा सा इजी शिफ्ट है तो 190 तक भी ये मार्क्स जा सकते हैं। तो अगर आप देखोगे 180 को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 180 के अकॉर्डिंग आपको लगभग यहाँ पर 45 क्वेश्चंस एकदम करेक्ट करने होंगे, जिसमें एक भी रॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप गलत करोगे तो फिर उसका नेगेटिव मार्किंग से मार्क्स कम हो जाएंगे। तो आप मान के चल सकते हो अगर आप 45 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हो और सारे क्वेश्चन सही होते हैं तो आप 180 मार्क्स लेकर इजीली आ जाओगे। अगर मान लो आपने 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जिनमें से आपके 46 करेक्ट है, 4 क्वेश्चंस रॉन्ग भी हो जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका 180 मार्क्स यहाँ पर आ जाएगा और 99 परसेंटाइल आपका अचीव हो जाएगा। लेकिन अब ये मार्क्स किस तरीके से आएंगे, इनके लिए हमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना जरूरी है, ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो अगर हमें यहाँ पर 99 परसेंटाइल स्कोर अचीव करना है तो ये फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब ये जितने भी टॉपिक्स आप यहाँ पर देख रहे हो इनमें आपको अपना 85 या 80% पोटेंशियल आपको यहाँ पर देना होगा, तब जाकर के ये काम अपना आसान हो रहा होगा। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक्स में बताऊंगा, अगर रिमेनिंग टाइम आपके पास बचता है 15 या 20% टाइम जो भी आपके पास बचेगा तो वो फिर बाद में आप लोग लगा सकते हो जब ये कवर हो जाए। तो अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ मोशन की तो लगभग 4 to 6% वेटेज इसका होता है। कॉन्सेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल मिक्सर क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट आपको ज्यादा दिखेगा। अच्छे से लॉ ऑफ मोशन को पढ़ लेना, 1 से 2 क्वेश्चन आपको इजिली मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वर्क पावर एंड एनर्जी, यहाँ पर आपको लगभग 4 से 6% का ही वेटेज मिलता है। लगभग आपको इधर कितना 1-2 क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, रोटेशनल मोशन की अगर मैं बात करूं 5 से 7% का वेटेज आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से इस चैप्टर को कर लेना अगर आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से निकालने हैं तो। ठीक है, वेटेज अच्छा है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस बनेंगे, इस चीज को समझ लेना। अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशन की तो ग्रेविटेशन में हम देख रहे हैं यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आपको एक क्वेश्चन इजीली देखने को मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन से आता ही है और काफी इजी टू सॉल्व होगा। ठीक है, काइनेमेटिक्स 1D और 2D को मिला करके आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा, इजी स्कोरिंग क्वेश्चन होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन वो बन रहा होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन यहाँ पर मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्ज, ये तीनों ही टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं फिजिक्स में। हालांकि ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है जो लिस्ट में आपके सामने रखा हुआ हूँ, लेकिन इन टॉपिक्स में थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी ये 3 चैप्टर्स मैंने बताए ये काफी लेंदी है और इनमें कैलकुलेशंस वगैरह है, न्यूमेरिकल है, लेकिन इनका वेटेज काफी ज्यादा है, हाई वेटेज है। ठीक है, सर्किट एनालिसिस इसमें सारी चीजें कर लेना, और बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मस्ट मैटर टॉपिक, मतलब बहुत ज्यादा चीजें यहाँ से आपको मिलेंगी। ठीक है, मैग्नेटिज्म में आपको कॉन्सेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस बन रहे होंगे तो उसको भी देख लेना अच्छे से। मैं बात करूं रे ऑप्टिक्स की तो रे ऑप्टिक्स में आपको 4 से 6% का वेटेज देखने को मिलता है, जिसमें लेंस और मिरर से रिलेटेड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बनेंगे तो वो भी कर लेना। ठीक है, देन मॉडर्न फिजिक्स में आपका एटम्स हो गया, न्यूक्ली हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक हो गया, तो इनसे मिला करके आपको लगभग 7 से 10% का वेटेज बनता है। मतलब ये स्कोरिंग है, आपको 100% करना चाहिए। लगभग यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे, तो ये टॉपिक भी जरूर से कर लेना। थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी की मैं बात करूं तो इसका भी 6 से 8% का वेटेज है। ठीक है, कॉमन विद केमिस्ट्री 2। और मजे की बात यह है कि ये जो चैप्टर आप करोगे थर्मोडायनेमिक, तो ये चैप्टर आपको केमिस्ट्री में भी मिलने वाला है, तो यहाँ पढ़ने से दोनों जगह आपका ये कवर हो जाएगा और दो कुछ चीजें जो है थोड़ा सा डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा जब आप इसका स्टडी करोगे। तो ये टॉपिक भी कर लेना। ठीक है, एसएचएम एंड वेव्स, एसएचएम में थोड़ा सा
मतलब डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट की तरफ चला जाता है, तो इसको कर लेना। बट पहले जो इजी वाले हैं उनको करने के बाद फिर एसएचएम और इन सब पर आना। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी बनेगा, लेकिन क्वेश्चन आता है ये श्योर है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन, यहाँ से भी यूजुअली एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और इजी टू सॉल्व होता है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, ये तो हो गए अपने फिजिक्स से रिलेटेड। अब हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉरी टॉपिक्स हैं जो आपको करने होंगे और जिनका वेटेज यहाँ पर काफी ज्यादा है। ठीक है, तो वो टॉपिक्स है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्किल हो गया, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया। इन अगर सभी टॉपिक्स को आप मिला लेते हो, ठीक है, और इनके जो कॉन्सेप्ट है एक दूसरे से कनेक्शन इनका अच्छा खासा बना रहता है, तो 10 से 12% का वेटेज मान के चलो, लगभग 4 क्वेश्चन आपको हर साल हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। इन तीनों चारों टॉपिक्स को अगर आप मिलाकर के एक साथ कर लेते हो, तो 4 क्वेश्चंस बनाने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। और पता है मैथमेटिक्स में आपको ये चीज नहीं पता होगा, मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चे हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट बहुत सारे कर लेंगे, लेकिन पता चलता है कि लास्ट में आकर के उनका नेगेटिव में ही स्कोर चला जाता है। तो मैथमेटिक्स में हमें बहुत सेलेक्टिव तरीके से काम करना होगा। जो क्वेश्चन हमें 100% जिसमें हम श्योर है, उसी में ही हमें हाथ डालना है, बाकी हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं है। मैथ में बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस को हमें करना होता है, जब तक कि हमें सारे टॉपिक्स और सब कुछ यहाँ पर क्लियर ना हो। ठीक है, तो इस और अभी मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि आपको पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ताकि आपको एकदम 100% एक्यूरेसी वहां पर देखने को मिले, किसी भी तरीके का कोई डिमोटिवेशन आपको वहां पर देखने को ना मिले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूँ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैलकुलस, जिसमें डिफरेंशिएशन हो गया, आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल। तो यहाँ पर लगभग आपको 12 से 15% का वेटेज देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखो वेटेज भी ज्यादा है, लेकिन ये जो टॉपिक्स है काफी लेंदी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अच्छा खासा टाइम आपका लगेगा और ये स्कोरिंग सेक्शन आपका होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक बार चीजें आपको समझ में आने लग गई, क्योंकि ये टॉपिक्स वो हैं जो आपने 12th के लिए भी पढ़े हैं। अगर आप अभी 12th में हो तो अभी भी आप इनको पढ़ रहे होंगे, तो ये टॉपिक्स इजीली आपके हो जाने चाहिए। थोड़े बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस अगर आप लगा लेते हो, तो यहाँ पर आप आराम से 4 से 5 क्वेश्चन निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो यहाँ पर 5 से 6% थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो ये भी कर लेना। वेक्टर एंड 3D ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि इसको आप अगर छोड़ते हो तो अपने आप से मान लो कि 2 से 3 क्वेश्चन आप ऐसे ही छोड़ दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस बनेंगे लगभग वही जो आप सॉल्व करते हो क्लास नोट्स और इन सबसे, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखोगे इन्हीं से सिमिलर आपको देखने को मिलेंगे। हाई वेटेज रहता है, इजी मार्क्स रहता है यहाँ पर, अगर आप ढंग से कर लेते हो तो। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से 5%, मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप एडवांस प्रॉब्लम लगा ले रहे हो तो एक क्वेश्चन आप कॉम्प्लेक्स नंबर से बना सकते हो। बिल्कुल हलवा टाइप का क्वेश्चन यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर आप कर लेते हो तो इजीली हो जाएगा। उसके अलावा बाइनोमियल थ्योरम एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सीक्वेंस एंड सीरीज से तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। बाइनोमियल थ्योरम से भी अगर आ गया तो 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, और दोनों में से किसी एक टॉपिक से आ गया तो एक क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है, और हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स में आपको देखने को मिलेगा, इजी स्कोरिंग रहता है, लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन, क्योंकि ओवरऑल तो 25 क्वेश्चन ही आने हैं, और उनमें से मेजरली क्वेश्चन आपको लगभग 20 to 23 क्वेश्चन तो आपको इन्हीं टॉपिक से मिल जाएंगे जो मैं आपको सामने रखा हुआ हूँ। बाकी 2-3 क्वेश्चन है जो आपके थोड़ा सा जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर छोड़ दिए हैं उनसे आने की संभावना हो सकती है, या फिर उनसे वो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। देन मैं बात करूं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की, तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मिलता है, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, यहाँ पर आपको फाउंडेशन टॉपिक है, तो लगभग क्वाड्रेटिक तो हर बच्चा करेगा ही अगर मैथमेटिक्स उसके पास है, तो स्टार्टिंग वाले आपके यही सारे टॉपिक्स होते हैं, और इनको तो बच्चा हर बार बार रिपीट कर रहा होता है, तो इनमें तो गलत होने का कोई चांस वैसे भी नहीं है। ठीक है, देन लास्ट टॉपिक आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो 3 से 4% का वेटेज होता है, यहाँ भी मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनका वेटेज क्या है, जो आपको 100% करने चाहिए, और जहां पर आपको अपना 80% एफर्ट यहाँ पर लगाना होगा। तो वो टॉपिक्स है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया, 6 से 8% का वेटेज होता है। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लगभग हर साल उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज में 3 से 5% का वेटेज, मतलब बेसिक और जो ट्रेंडिंग में टॉपिक्स चल रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपका इक्विलिब्रियम, आयनिक और केमिकल, दोनों इक्विलिब्रियम को अगर आप लगाते हो कर लेते हो, न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्चुअल, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहते हैं,
तो 1 से 2 क्वेश्चन इजीली 2 क्वेश्चन आप यहाँ से बना ले जाओगे, ठीक है। उसके अलावा थर्मोडायनेमिक 4 से 5% का वेटेज है, इजी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और थर्मोडायनेमिक आपने फिजिक्स में भी पढ़ लिया है और यहाँ भी कर लिया है, तो इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ से भी लगभग एक क्वेश्चन आपको कॉमनली देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी ऑलवेज एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी अच्छे से कर लेना। सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 3 से 4% का वेटेज, न्यूमेरिकल बेस्ड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो ये भी कर लेना। सॉलिड स्टेट की मैं बात करूं, इजी लेवल का एक क्वेश्चन मिलेगा, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा अगर आपने एनसीईआरटी भी कर लिया है। केमिस्ट्री के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस चीज को आप लोग समझना। केमिस्ट्री में अगर आप एनसीईआरटी भी अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपका इजीली चीजें हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस वाली प्रॉब्लम्स को छोड़ करके, जिसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन फंस रहे होंगे, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी को अगर अच्छे से आपने घोट लिया है, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता ये केमिस्ट्री बनाने से, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपको रीड करके जाना ही पड़ेगा, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, मतलब आपका जीओसी, आइसोमेरिज्म और ओआरएम, इन सबको मिला करके आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी एक तरीके से जान है। ये जो चैप्टर्स हैं, ये आप कर लेते हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो वैसे ही हाई रहने वाला है, तो गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए इसका जो वेटेज है सबसे ज्यादा होता है, 8 से 10% का वेटेज है, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर है एक तरीके से, ठीक है। उसके अलावा आपका हाइड्रोकार्बन्स एंड एल्किली, ठीक है, एल्काइल एराइल हैलाइड्स 4 से 5% का वेटेज रहता है, कॉमनली 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, यहाँ से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपको मिलते हैं, लगभग एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा यहाँ से। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए हाई स्कोरिंग है, काफी इजी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पूरी केमिस्ट्री में लगभग आप 30 मिनट में इसको निपटा दोगे आराम से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हो सकता है फिजिकल में थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल आ गया, तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, अदरवाइज 30 मिनट्स में आप आराम से इसको निपटा दोगे। लेकिन आपको पूरा 30 मिनट्स इसी को नहीं देना एक साथ, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा, ठीक है। उसके अलावा लास्ट टॉपिक है बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर्स, तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो बायोमोलिक्यूल से आ जाए, पॉलीमर से आ जाए, कहीं से भी एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियो रहने वाला है, लाइक जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां पर आपका 80 या 85% जो भी आपका एफर्ट है वो यहाँ पर लग रहा होगा। अगर आप चाहते हो कि रिमेनिंग आपका 15 to 20% जो भी एफर्ट है वो आपको किस टॉपिक में लगाना है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, इनके अलावा जितने बचे हुए हैं, जरूरी नहीं है कि उन सभी को आपको करना है। उनमें से भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको, कुछ को तो मतलब छूना ही नहीं है, कुछ को थोड़ा बहुत टाइम देना है। अब वो टाइम भी कौन सा देना है, जब आपके ये वाले टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद उधर आपको स्विच करना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया लगभग आपको 99 परसेंटाइल लाने के लिए। अब आपको लगता है कि मेरे को 99 से ऊपर स्कोर करना है, मेरे को थोड़ा सा मतलब रैंकर बनना है, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा स्ट्रेटजी अलग होगा, उसके लिए फिर मतलब ये तो करना ही है। उसके अलावा जो रिमेनिंग टॉपिक है, फिर उनको आपको टाइम देना होगा और उन्हें कवर करना होगा, देन इजीली आप कर लोगे। तो ये तो बेसिक सी चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। जब भी आप एग्जाम हॉल में जाओगे, तो एग्जाम हॉल में आपके वो जो 3 घंटे निकलने वाले हैं, वो किस तरीके से निकलने वाले हैं, वो मैटर करता है कि आप कितना स्कोर अचीव करने वाले हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके बैठे होंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में उनसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अगर क्वेश्चन बनेंगे भी, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो इजी टू यूज, मतलब इजी टू सॉल्व होंगे, और उन क्वेश्चनों को वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको नहीं पता है कि किस तरीके से किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कब स्टार्ट करना है, कुछ भी उनको आइडिया नहीं होता। बस रैंडमली वो लग जाएंगे, और पता चलेगा कि जब उनके 2 घंटे निकल जाएंगे कि अभी तो आधा क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व नहीं हुआ है। तो वो गलती आपको नहीं करना है। आपको एग्जैक्टली किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका जो भी एक क्वेश्चन पेपर होगा, उसको 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। मतलब अपना जो टाइम जोन है, आप उसको 3 स्लॉट में आपको डिवाइड करना होगा, तीनों 1-1 घंटे में आप उसको डिवाइड करोगे। जो फर्स्ट 1 आवर होगा आपका, उसमें क्या करना होगा, उसमें आपको जो इजी टू सॉल्व क्वेश्चन है, जो देखने मात्र से ही आपसे बन जा रहे हैं, या फिर मैक्स टू मैक्स 1 मिनट के अंदर आपसे क्वेश्चन बन जा रहा है, तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को आप टारगेट करोगे, ठीक है। डजेंट मैटर कि आप केमिस्ट्री से शुरू कर रहे हो या फिजिक्स से कर रहे हो, मैथमेटिक्स से कर रहे हो, कहीं से भी आप स्टार्ट करो। क्वेश्चन देखा, फटाफट आपने समझा कि हाँ, आपसे तुमसे क्वेश्चन बन सकता है, या 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप उस क्वेश्चन को बनाइए और आगे बढ़िए। इस तरीके से जो आपका फर्स्ट
1 घंटा होगा, प्रीवियस जो आपका 1 आवर होगा, उसके अंदर आपको लगभग सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाना है। उसमें से आपको 25 से 30 क्वेश्चन को करेक्ट कर ले जाना है। अब आपके माइंड में आ रहा है कि 25 से 30 क्वेश्चन मेरे को करने हैं और 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन को देना नहीं है, तो फिर मेरा ये जो 60 मिनट 1 आवर लगने वाला है, ये कहाँ लग रहा होगा? तो देखिए, ये टाइम आपका लगभग, देखो अगर आप मैक्स टू मैक्स 1 मिनट भी क्वेश्चन के लिए निकालते हो तो 30 मिनट ही आपका जाने वाला है, जो क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं, जो इजी टू सॉल्व है। लेकिन जो रिमेनिंग टाइम है आपका इस 1 आवर में से, वो टाइम आपका जाएगा बाकी क्वेश्चंस को पढ़ने में, कि वो क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको एकदम से पता चल रहा है कि अच्छा ये क्वेश्चन है जो मेरे से डायरेक्ट बनेगा, ये मेरे से बनेगा नहीं, बिना पढ़े। पढ़ना तो पड़ेगा ही, और पढ़ने में टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी आप यूज करोगे। तो उस सब में आपको 1 घंटा देना है। इस 1 घंटे का जो स्टार्टिंग वाला 1 घंटा है, इसमें कितनी चीजें आपको मिलने वाली हैं, वो आप काउंट करिए। फर्स्ट, आपसे 30 क्वेश्चंस वो बन चुके हैं जो 100% एक्यूरेट है, जिनमें आपके मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं है, मतलब 120 मार्क्स आपको मिल चुके हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, आपका अभी 1 घंटा गया है, 2 घंटे आपके पास बचे हुए हैं, तो कॉन्फिडेंस आपका एकदम हाई हो चुका है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ना ही है जब आपने इतने क्वेश्चन सही बना लिए हैं और उसके अलावा आपके पास टाइम बहुत सारा बचा हुआ है। थर्ड, आपको पता चल चुका है कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको अभी मतलब 1 2 से 3 मिनट में आपसे सॉल्व हो जाएंगे, और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनमें मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझसे हिलेंगे ही नहीं, जो मुझे बनाने ही नहीं है, जिनको मुझे टाइम देना ही नहीं है। और ये ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में आपको पता चला, ये पूरे एग्जाम पेपर जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उस पूरे में आपको पता चल चुका है कि तीनों सेक्शन में से किस में कितना दम है और किधर मुझे कितना टाइम देना है, सब कुछ आपके माइंड में कैलकुलेशन हो चुकी है। तो ये कमाल है ओनली पहले 1 घंटे का, जो स्टार्टिंग में आपने 1 घंटे टाइम लगाया है, उसमें इतनी सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अब इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूं। ऐसा नहीं है कि आपने पहले फिजिक्स स्टार्ट किया तो पहले फिजिक्स को पूरा करके ही आप नेक्स्ट सेक्शन में जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। का आपके पास 3 घंटे हैं, 75 क्वेश्चन है, आपको जब चाहे जिस भी सेक्शन में आप स्विच करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अपना टाइम को आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। अब जो स्टार्टिंग वाला सेकंड आवर आपका होगा, उसमें क्या करना है, उसमें अब जो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे निकल करके जिनमें 2 से 3 मिनट लगेगा, लेकिन आपसे वो क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आप उन क्वेश्चनों को यहाँ पर अटेम्प्ट करने वाले हो। अगर इस तरीके से आप यहाँ पर 20 क्वेश्चन भी निकाल ले रहे हो 1 घंटे के अंदर, ठीक है, लगभग 3 मिनट का टाइम मैं यहाँ पर एवरेज लेके चल रहा हूँ, हो सकता है कुछ क्वेश्चन 2 मिनट में भी सॉल्व हो जाए, लेकिन मैक्स टू मैक्स 3 भी सबके लिए जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ में और ज्यादा लग सकता है। अब यहाँ पर देखो, टाइम आपका वैसे भी ज्यादा यूज नहीं हो, क्योंकि आप तुरंत से देखो 30 क्वेश्चन जो आप कर चुके हैं उनको तो आप टच ही नहीं करोगे, उनको तो रीड करने की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उन्हीं क्वेश्चंस पर जाओगे जिनमें आपको पता है कि ये क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व हो सकते हैं, तो उन्हीं को आप टारगेट करोगे और फटाफट उनमें आप लग जाओगे। 1 घंटे में आप 20 क्वेश्चन अगर निकाल ले रहे हो, ठीक है, 20 अगर ज्यादा लग रहे हैं तो 18 क्वेश्चन निकाल लो, उधर अगर आपको 30 ज्यादा लग रहे हैं स्टार्टिंग वाले 1 घंटे में, उधर आप 25 निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, स्कोर आपका बनेगा, 100% बनेगा। तो अगर आपने इस तरीके से देखो 30 उधर मैक्स टू मैक्स में लेके चलो, 30 उधर 20 उधर, 50 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही बन गए, समझ रहे हो। अब इन 50 क्वेश्चन में से और ले दे करके मान लो आपके 4 क्वेश्चन गलत भी हो गए, 46 तो आपके तब भी बन गए, मतलब 180 का तो स्कोर आपका अचीव हो गया। अब आपने 180 का स्कोर अगर बना लिया है, ठीक है, 180 का स्कोर आपका बन चुका है, तो अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका 99 परसेंटाइल स्कोर आ चुका है, 180 मार्क्स आपके आ गए हैं। अब आपके पास जो 1 घंटा बचा हुआ है, पहली बात तो आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं है, किसी भी तरीके का कोई डिमोटिवेशन नहीं है, आपको पता है कि आपने एग्जाम को क्लियर कर लिया, आपने इतने लगभग 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और उस टाइम पे तो ये भी नहीं पता कि मैंने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं, इसमें आपको सब कुछ सही लग रहा है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस होने के बाद अब आपके पास क्वेश्चंस बचते हैं यहाँ पर 25। अब 25 में से जितने आप बना सको लास्ट के 1 घंटे के अंदर, चाहे आपसे 5 क्वेश्चन बने, 6 क्वेश्चन बने, 7 8 10 जो क्वेश्चन बन रहे होंगे, वो आपका मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपका रैंक कितना आने वाला है। सिलेक्शन तो आपका हो गया, सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आपने 99 परसेंटाइल अपना बना लिया, एनआईटी आपको मिल जाएगा, ट्रिपल आईटी आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपको अगर रैंक इंप्रूव करना है तो उसके लिए फिर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जितने भी 1 घंटे के अंदर जो लास्ट का 1 घंटा बचा हुआ है, उसमें जितने क्वेश्चन आपसे बन जाए उतने क्वेश्चन आप बना लेना, इजीली आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसमें चाहे आप फिर एक क्वेश्चन को 5 मिनट दो, 7 मिनट दो, 8 मिनट दो, जो टाइम आपको देना है। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं फिर भी आपके पास टाइम बच रहा है, तो आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हुए
हुए हैं, उनमें आप एक बार फिर से उनको रिवाइज कर लीजिए, उनको एक बार फिर से गो थ्रू लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक तो आपने नहीं की है। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन पेपर को करोगे ना, तो आपका जो ये 3 घंटे ना ऐसे चुटकियों में नहीं जाने वाले हैं। फिर ये 3 घंटे आपको इतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन दिलाएंगे ना, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि जब आप अपने हिसाब से एक एक मिनट को यहाँ पर दे रहे होंगे और उसमें से आउटपुट आपको साथ साथ मिल रहा होगा, और आपके जो भी हार्मोन्स हैं, आपका जो भी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, ठीक है, तो वो आपको तुरंत से यहाँ पर रिलीज हो रहे होंगे और आपको काफी मजा आने वाला है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आपने, मैंने ये जो टॉपिक्स बताए हुए हैं, इनको एटलीस्ट आप कवर कर लेते हो। ये नहीं है कि स्ट्रेटजी तो आपको समझ में आ गई लेकिन पढ़ा कुछ भी नहीं है, तो उन चीजों का फिर कोई सेंस यहाँ पर नहीं बनेगा। आई होप आप लोगों को ये सेशन काफी मजेदार लगा होगा। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी अभी भी कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा की तरह ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर आप अपनी राय दे सकते हो, अपना जो भी क्वेश्चन है वो रेज कर सकते हो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसी तरीके से आपको अगर वो वाला टॉपिक, मतलब ये वाला वीडियो चाहिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है, लीस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो हमें नहीं करने या फिर उनको बहुत कम टाइम देना है, वो भी मेरे को जरूर से बताना। विद इन टाइम वो वीडियो भी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू।